हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 6 कंप्लीट किया कल के वीडियो में। आज हम चैप्टर 7 शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा चैप्टर 7 है नियंत्रण एवं समन्वय। फ्रेंड्स, हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि सजीवों में अनुरक्षण मतलब रख रखाव कैसे होता है, और बहुत सारे जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा। जैव प्रक्रम मतलब भोजन का पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब। ठीक है। तो हमने पेड़ पौधों के बारे में भी जाना कि उनमें ये सब जैव प्रक्रम जो है वो किस प्रकार से होते हैं। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो सजीव है। तो फ्रेंड्स, पादपों में मतलब पेड़ पौधों में इस तरह की कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम है ना। जैसे कि एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि नया उगने वाला पौधा जो है मतलब बीज से निकलता है, तो क्या होता है, जब वो मिट्टी में पड़ा होता है तो मिट्टी को हटाकर मतलब धकेल कर बाहर आ जाता है। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई हो तो, है ना, इसकी वृद्धि नहीं होती तो उसमें गतियाँ भी नहीं होती। जैसे कि बहुत सारे जीव जंतुओं में या कुछ पेड़ पौधों में होने वाली कुछ गतियाँ वृद्धि से संबंधित नहीं है ना। जैसे कि एक दौड़ती हुई बिल्ली या झूले पर खेलते बच्चे या फिर जुगाली करती भैंस, ये गतियाँ मतलब इनमें जो गतियाँ होती हैं वो वृद्धि के कारण नहीं होती। ठीक है। तो ये जो दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं, इसका एक संभावित उत्तर ये हो सकता है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। अनुक्रिया, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड बार बार आने वाला है ना। तो किसी जीव के चारों ओर पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुसार वो जीव अनुक्रिया करता है ना। जैसे कि बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसने एक चूहा देखा था। तो केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी जांचते हैं जिनमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन के लिए मतलब जो परिवर्तन हुआ उनके पर्यावरण में वो उसके लिए लाभकारी हो, है ना। अब देखें आगे कि सूर्य के प्रकाश में पौधा वृद्धि करता है। बच्चे झूले से क्या करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। भैंस जुगाली क्यों करती है, ताकि वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सके और उसका पाचन हो सके, है ना। और जब तेज रोशनी हमारी आँखों पर फोकस की जाती है या जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है, और उसकी मतलब उसके अनुक्रिया में हम खुद को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा हमको लगता है ना। यदि हम इसके बारे में और अधिक सोचें तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियाँ जो हैं वो सावधानी से नियंत्रित की जाती हैं। पर किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? तो फ्रेंड्स, पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक क्या बोलना चाहिए, समुचित गति उत्पन्न होती है ना। जब हम अपने किसी दोस्त से बात करते हैं तो हम जोर जोर से चीखने की, जब वो हमारे पास में होता है तो हम उसको ज़ोर से चीख कर बात नहीं कर सकते, है ना। उसके अगर वो पास में है तो हम धीरे से बात करेंगे। तो इसी तरह से स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। ओके। तो इसी तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में अलग अलग घटनाओं के मतलब अलग अलग घटनाओं से जोड़ा जाना चाहिए जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करें। दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। ठीक है। तो बहुकोश की जीवों में शरीर के संगठन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग इस नियंत्रण और समन्वय क्रियाकलाप में किया जाता है। मतलब हमारे शरीर में जो ऊतक हैं, अंग हैं, ऊतकों से अंग बने हुए हैं, तो इनको इस प्रकार से विशिष्टीकृत किया जाता है, विशेष रूप से बने होते हैं, और इन्हीं का उपयोग हम हमारे शरीर के नियंत्रण और समन्वय में करते हैं। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 7.1 है जंतु तंत्रिका तंत्र। फ्रेंड्स, जंतुओं में ये नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका और पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तंत्रिका और पेशी ऊतक द्वारा। तो जिसके बारे में हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जैसे कि
कोई गर्म पदार्थ है उसको छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, तो हमें इसे पहचानने की और इसके अनुरूप अनुक्रिया करने की आवश्यकता होती है। तो हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण में ये सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा होता है, मतलब उनके सिरों द्वारा, तंत्रिका जो कोशिका हैं उनके सिरों द्वारा लगाया जाता है। और ये सिरे क्या कहलाते हैं? ये ग्राही होते हैं, ठीक है, जो इन संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे कि हमारे आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा, ये सब क्या है? हमारे ग्राही अंग हैं। जैसे कि रस है ना, रस संवेदी ग्राही क्या करता है? स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राणग्राही गंध को पता लगाते हैं, है ना। जो हम घ्राण शक्ति हमारी होती है जिससे हम किसी भी चीज़ को सूंघ सकते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है? घ्राणग्राही के द्वारा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सूचना एक तंत्रिका कोशिका की द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। मैं समझाती हूँ इसको। डेंड्रॉइड, आप कोशिका की संरचना देखें, है ना, तंत्रिका कोशिका की संरचना कैसी होती है, तो आपको पता होगा ऐसे ऐसे करके कुछ इस प्रकार से होती हैं। ये यहाँ पे, फिर यहाँ से ये इस तरह से, ये क्या है? एक तंत्रिका कोशिका, है ना। तो इसको कौन सा भाग बोलते हैं? इसको एक्सॉन बोलते हैं। और इसको डेंड्रॉन। ठीक है, तो डेंड्रॉन को ही द्रुमिका कहा जाता है, जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। चलिए इसको इस वाले डायग्राम से समझते हैं, क्योंकि इस बुक में इसी टाइप का डायग्राम दिया गया है, तो इसलिए मैं इसी से समझाऊंगी आपको, ठीक है। ये एक तंत्रिका कोशिका है, समझिए, ओके। और ये जो केंद्रक दिख रहा है ये यहाँ पर है, द्रुमिका मतलब डेंड्रॉन और एक्सॉन, ठीक है, तंत्रिकाक्ष जिसको बोला जाता है। और ये है तंत्रिका का अंतिम सिरा, ओके। तो फ्रेंड्स, ये जो सूचना है वो एक तंत्रिका कोशिका की किसके द्वारा? द्रुमिका, ये डेंड्रॉइट है, उसके एक सिरों के द्वारा ग्रहण की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है, ठीक है। और ये आवेग डेंड्रॉइड से कोशिका काय तक जाता है, जिसको मैं द्रुमिका बोल रही हूँ, तो वहाँ से होकर ये कोशिका काय तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष मतलब एक्सॉन, एक बार मैं इसको लिख ही देती हूँ क्योंकि इस वर्ड का बार बार यूज होगा। तंत्रिकाक्ष और ये है द्रुमिका। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा कि एक विद्युत आवेग पैदा होता है और ये आवेग द्रुमिका से कहाँ तक जाता है? कोशिका काय तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष मतलब एक्सॉन में से होता हुआ ये इसके अंतिम सिरे तक पहुँच जाता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये तंत्रिकाक्ष का अंतिम सिरा है, ओके। फिर यहाँ क्या होता है? तो यहाँ एक्सॉन के एक अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है, कुछ रसायन छोड़ता है और ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्सिस, जिसको सिनेप्टिक दरार बोला जाता है, उसको पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि इस तरह से बहुत सारे तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ये तंत्रिकाक्ष जो है वो दूसरे, यहाँ पर एक गैप होगा और डेंड्रॉन से जुड़ा होगा, ये फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये विद्युत आवेग एक तंत्रिका कोशिका से होकर दूसरे तंत्रिका कोशिका में चलता रहता है, ओके। तो इसी तरह का आवेग प्रारंभ करता है और ये शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की एक सामान्य योजना, मतलब एक
नॉर्मल काम है तंत्रिका कोशिका का। इसी तरह का एक सिनेप्स लास्ट में ऐसे आवयों को तंत्रिका कोशिका के दूसरी जो कोशिकाएं हैं उनसे होकर पेशी कोशिका या ग्रंथि तक ले जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इससे कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन्स के एक संगठित जाल का बना होता है और ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक लेकर जाता है, मतलब संवहन करता है। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं, इसमें तंत्रिका कोशिका के है ना, जहाँ सूचनाएं कहाँ है, तंत्रिका कोशिका, यहाँ सूचना ग्रहण की जाती है जिससे होकर सूचना विद्युत आवेग की तरह मतलब पूरी कोशिका तंत्रिका कोशिका में यात्रा करती है और यहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे ये आगे संचारित होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर घर में स्वादिष्ट खाना या सुगंधित खाना बन रहा होता है कुछ, तो हमारी भूख जो है वो तीव्र हो जाती है ना। और अगर हमारे घर में हमको भूख लग रही है पर अगर खाने की खुशबू ना आए तो हम खाना को खाने के लिए उतने व्याकुल नहीं होते, पर अगर तीखी हमको सुगंध आ रही होती है या फिर अच्छी सुगंध आ रही होती है तो हमको ऐसे लगता है कि तेज भूख लग रही है ना। तो आप सोचते होंगे कि ये क्यों होता है। तो इस तरह को मतलब जो डिफरेंस है उसको जानने के लिए आप अपने घर में कर भी सकते हैं, है ना, प्रैक्टिकल इसके लिए। या फिर एक और बहुत अच्छा उदाहरण है, जब आपको जुकाम रहता है ना, तो आप देखे होंगे कि आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है आपको। तो आप सोचिए इसके बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7.1 का 1 प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है। फ्रेंड्स, पर्यावरण की किसी घटना की अनुक्रिया के बाद अचानक हुई क्रिया है ना, जो बहुत बार इसके लिए हम प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी अचानक, जैसे हमको कोई सांप दिखता है और हम वहाँ से डर कर भागते हैं, तो ये क्या हुई, अचानक हुई प्रतिक्रिया है हमारे शरीर में, है ना। कोई ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिसको हम मतलब जो सांप सामने आ गया है तो उसको देख के हम अचानक से पीछे हट जाते हैं या वहाँ से भाग खड़े होते हैं, है ना। तो यही क्या है, यही प्रतिवर्त शब्द, मतलब कोई भी अनुक्रिया हो रही है उसके उल्टे जो क्रिया होती है ना, उसी को प्रतिवर्त क्रिया कहा जाता है, जिसका हम बार बार प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि जैसे कि प्रतिवर्त स्वरूप बस से मैं कूद गया, या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया, या मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह से पानी आने लग गया। तो इसका क्या मतलब है। तो इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य बात यह है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते, फिर भी ये वो स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे होते हैं। तो इन परिस्थितियों में नियंत्रण और समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है, हमारा शरीर कैसे जान लेता है कि हाँ ये हो रहा है तो हमको अब ये करना है ना। तो इस पर एक बार फिर से सोचते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। आग की जो लपटें हैं उसको छूने से हमारे या किसी भी जंतु के लिए ये एक खतरनाक काम है ना, खतरनाक स्थिति है। तो हम इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं। एक सरल विधि ये है कि हम विचार करें कि हमें चोट लग सकती है और इसके लिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तब एक बहुत ही ज़रूरी प्रश्न ये आता है कि ये सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा, है ना। तो उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग जो है उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क के द्वारा सोचना आवश्यक है ना, उसके बारे में चिंतन करना जरूरी है। तो विचार करना एक बहुत ही जटिल काम है ना। जब तक
हम सोचेंगे कि हाँ ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो सोचते सोचते तो हमारे साथ वो घटना घट चुकी होगी। तो इसीलिए ये बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की बहुत ही जटिल अन्योन्य क्रियाओं से जुड़ने के लिए क्या होता है, हमारा शरीर सुसंगठित, मतलब हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो बाध्य होती हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया या अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। यदि कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक बहुत जटिल रूप से व्यवस्थित हैं, न्यूरॉन के घने जाल से बने होते हैं जो कि, है ना, और ये कहाँ पर स्थित होते हैं, तो ये हमारे खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित होते हैं और शरीर के सभी हिस्सों से क्या करते हैं, संकेत प्राप्त करते हैं और उन पर अनुक्रिया के पहले विचार करते हैं, है ना। तो ये संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के और जो अलग अलग भाग हैं उनसे जुड़ा होना चाहिए, है ना। तो इसी तरह यदि मस्तिष्क का ये भाग पेशियों की गति को, मतलब पेशियों को कंट्रोल करने का आदेश देता है, तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। और हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हमें ये सब करना पड़े तो इसके लिए जो है बहुत समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर सकते हैं, है ना। तो शरीर की डिजाइन किस तरह इस समस्या का हल करती है, तो फ्रेंड्स ऊष्मा के, मतलब जो गर्म चीज़ है उसकी जलन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं हैं, है ना, वो उस गर्म चीज़ का पता लगाती हैं तो उन्हें उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों को गति कराती हैं, है ना। तो जो प्रक्रम, जो हमको जो संकेत मिलता है उसका पता लगाने के बाद जो हमको क्रिया करना है उसको करने का काम हम जल्दी से पूरा कर लेंगे, ठीक है, हमको सोचना नहीं पड़ेगा। तो आमतौर पर इस तरह के जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को जो इसका जो संबंध होता है वो जो हमारे सामने जो घटने वाली घटना है ना, तो उससे तंत्रिका तंत्र और जो घटना के बाद हमको जो अनुक्रिया करना है ना, तो उसके बीच में कहाँ होना चाहिए, तो सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले वो एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। मतलब जहाँ पर टच कर रहे हैं हम, आग से जलने वाले हैं हम, तो हमारा शरीर का कोई ना कोई भाग तो आग से टच होगा ही। तो सबसे ज़रूरी है कि हमारा जो शरीर टच होने वाला है उसका कनेक्शन सीधे कहाँ पर हो, हमारे खोपड़ी में जो तंत्रिका कोशिका है उससे होना चाहिए। तभी तो हमको जैसे ही हम टच करेंगे तुरंत हमारे दिमाग में सिग्नल पहुँचेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्रिया जो है वो प्रतिवर्ती चाप के द्वारा होता है। और प्रतिवर्ती चाप किससे बना होता है, ये पूरे शरीर की तंत्रिकाएं जो हैं वो मेरु रज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल से मिलती हैं, ठीक है। मेरु रज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो आपकी पीठ की जो रीढ़ की हड्डी होती है वहीं पर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है, ठीक है, जो हमारी खोपड़ी से जुड़ी होती है। तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ती चाप इसी मेरु रज्जु में बनते हैं और जो सूचनाएं हैं वो मस्तिष्क तक लेकर जाते हैं, ओके। और बहुत से जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का जो काम है वो बहुत तेज नहीं है। और वास्तव में बहुत सारे जंतुओं में सोचने के लिए जो आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो हैं बहुत कम मात्रा में है या तो अनुपस्थित हैं। इसीलिए ये स्पष्ट है कि जो विचार करने की प्रक्रम है ना, सोचने विचारने की जो प्रक्रिया है वो कुछ जीवों में अनुपस्थित होती है ना। पर फिर भी उनमें प्रतिवर्ती चाप का जो उनकी जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही विकसित होती है, बहुत अच्छी तरह से उनका विकास हुआ होता है। फिर भी जटिल न्यूरॉन का जाल
है ना। तो इसके अस्तित्व में आने के बाद जो प्रतिवर्ती चाप है तुरंत अनुक्रिया के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाया मैंने, और ये बुक में इसी तरह से डायग्राम दिया गया है, इसमें कोई तंत्रिका कोशिका का चित्र नहीं दिया गया है। ठीक है, ये एक प्रतिवर्ती चाप का डायग्राम है। ये स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु, जहाँ से मस्तिष्क के लिए संदेश जाता है, और कौन कौन सी अंग उपस्थित होते हैं? संवेदी तंत्रिका कोशिका, ग्राही मतलब जहाँ पर हमको जलन, मतलब हमारे स्किन में जो ग्राही कोशिका होती हैं, है ना, तो जहाँ पे हमको जलन या चोट लगने के कारण हमको अनुक्रिया करना होता है। ठीक है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, और ये भुजाओं में पेशी, मतलब हमारे शरीर में जो पेशी तंत्र हैं उससे ये सारे अंग जुड़े हुए होते हैं, पूरा शरीर में जाल बिछा होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं। सेवन पॉइंट 1 का 2 मानव मस्तिष्क। फ्रेंड्स, क्या मेरुरज्जु का काम केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं, है ना। तो मेरुरज्जु जो है वो तंत्रिकाओं की बनी होती है, जो सोचने के लिए हमें सूचनाएं भेजती हैं, और सोचने में बहुत अधिक जटिल जो कार्य विधि है ना, उसका किससे संबंध करती है? तंत्रिका से करती हैं। तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है, जो हमारे शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। क्या है? मस्तिष्क जो है मुख्य समन्वय केंद्र है ना। यहीं पर सारे मैनेजमेंट के काम होते हैं, जो हमारे बॉडी को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ओके, और ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं, मतलब पूरी बॉडी से जो सूचना है उसको प्राप्त करेंगे और क्या अनुक्रिया करना है उसका निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे लिखना, बात करना, एक कुर्सी को इधर से उधर घुमाना, या किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना। तो ये सब क्या है? ये ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं, जो आगे क्या करना है कि निर्णय पर आधारित है ना। जैसे ही कोई स्टेज पर कोई सुंदर सा गाना गा रहा होता है, तो उसके गाना के ख़त्म होते ही हमको सोचना नहीं पड़ता, हमारे हाथ से ताली बजने लगती है खुद ब खुद, है ना। तो इसीलिए मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं, और ये इसके लिए एक दूसरा रास्ता है, दूसरा मार्ग है, जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार करता है, मतलब भेजता है, सूचना भेजता है। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के दूसरे भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना, ये आगे का काम करता है। मतलब इसी के द्वारा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा ये काम किया जाता है, जो कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका से बना होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। ओके, मैंने बताया आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से मस्तिष्क हमें सोचने की और सोचने पर आधारित क्रिया करने की इजाज़त देता है। जैसा आपको संभावना होगी, एक बहुत ही जटिल काम
मतलब डिफ़िकल्ट काम कहना चाहिए को मस्तिष्क कैसे सोच समझकर इजीली कर लेता है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है मस्तिष्क को, तो कुछ सूचनाएं मतलब जो हम देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये क्या चीज़ है, अगर मुझे इसके बारे में पता नहीं तो मेरा दिमाग फिर भी सोचेगा, है ना, मेरा मस्तिष्क फिर भी सोचेगा कि ये क्या हो सकता है। फिर थोड़ी सी कोशिश करने के बाद उसे कुछ ना कुछ तो इसके बारे में जानकारी मिलेगी, है ना। ठीक है, तो मस्तिष्क में इस तरह के 3 भाग होते हैं। ओके, कौन कौन से हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये क्या है, मानव मस्तिष्क का चित्र है। ठीक है, इसमें 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें ये तीनों मैंने बताया, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो है वो अग्र मस्तिष्क का है। ये सोचने समझने का काम कौन करता है, तो ये अग्र मस्तिष्क ही करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसमें बहुत से ग्राही और संवेदी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो फ्रेंड्स अग्र मस्तिष्क के लिए अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से हैं, सुनने, सूंघने, देखने और क्या, सुनने, सूंघने और देखने के लिए स्पेसिफाइड होते हैं। और इनमें जो मतलब संबंध होता है एक दूसरे में, वो अलग अलग होते हुए भी ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जहाँ इन सूचनाओं और ग्राही से प्राप्त सूचनाओं में पहले से मस्तिष्क में जो पहले से एकत्रित सूचना है उसका अर्थ लगाया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर इस पेन को देख रही हूँ, तो मैं मतलब ये पेन हमने देखा हुआ है कि हाँ ये एक पेन है, तो मैं बहुत सालों बाद भी अगर इस चीज़ को देखूँगी तो भी मुझे पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो मतलब मेरी मेमोरी में ये सेव रहेगा कोई भी बात, है ना। तो उसको हम एक बार देखने में ही उसके बारे में हमको सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया या सूचनाएं, है ना, वो प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाया जाए जो ऐच्छिक पेशी की गति को, जैसे हमारी टांग की पेशियां हैं उसको नियंत्रित करती हैं। तो हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से बहुत अधिक जटिल है। जैसे हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन कर चुके हैं या हमारा पेट जो है वो पूरा भर गया है, तो ये जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र होता है जो कि अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। तो क्लास 10th में हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अगर आगे के क्लासेस में इसके बारे में जो डिटेल में पढ़ना होगा उसको मैं आगे समझाऊंगी। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क में कौन कौन से भाग, हम यहाँ पर अग्र मस्तिष्क के बारे में देख रहे हैं। तो चलिए अब प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि जब हम ऐसे किसी खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो अपने आप ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। और या फिर एक काम और है, जैसे हम अपने हृदय की स्पंदन मतलब हृदय के धड़कने के बारे में ना भी सोचें तब भी ये काम होगा। तो वास्तव में इसके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते, है ना। हम हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, वो अनायास ऐसे चलते रहती हैं। जबकि किसी भोजन को देखकर उसको हमको खाना है या फिर खाना खाते खाते हमारा पेट भर गया, इस पर हमारा मतलब खाने को रोकना है, इस पर भी हमारा नियंत्रण नहीं होता। अपने आप मस्तिष्क बता देता है कि हाँ तुम्हारा पेट भर चुका है, अब तुम खाना बंद कर दो। ठीक है, तो मतलब क्या हम सांस लेने के लिए या भोजन को पचाने के लिए ये याद करना पड़ता है? नहीं। तो सामान्यतः जो प्रतिवर्ती क्रिया जैसे कि आँख की पुतली के आकार में परिवर्तन या कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के बीच एक और पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। और इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कोई
मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रण होता है ना। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि ब्लड प्रेशर मतलब रक्तदाब, लार आना, उल्टी आना, ये सब पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो है वो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? मेडुला, ये मेडुला का भाग है, ये पॉन्स, ये पश्चिम मस्तिष्क में आते हैं। और हमको हमारे बीपी या लार आना या उल्टी आना, इन सब पर पश्चिम मस्तिष्क का ही कंट्रोल होता है। तो कुछ क्रियाओं जैसे कि किसी सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल को उठाना, तो इसके बारे में सोचिए। तो ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क के द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की और शरीर की जो संतुलन की स्थिति है उसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कल्पना कीजिए कि यदि हम इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं और ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये मध्य मस्तिष्क है, ये कपाल मतलब खोपड़ी, प्रमस्तिष्क, मैंने अभी जो बताया अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए और आगे देखते हैं 7.1 का 3। ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं? मतलब मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो अलग अलग क्रियाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, तो इनकी सावधानी पूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। तो इसके लिए शरीर की जो बनावट है, इसकी रचना है, वो इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डी के बॉक्स में स्थित होता है ना। यहाँ पर देखिए आप, ये कपाल मतलब खोपड़ी, ये हड्डी का बना हुआ एक बॉक्स है समझो। तो इसी के अंदर मस्तिष्क स्थित होता है। तो बॉक्स के अंदर एक लिक्विड, जैसे कि गुब्बारे, लिक्विड से भरा हुआ गुब्बारा मान लीजिए, तो वो मस्तिष्क में होता है, जो चोट लगने या प्रघात बोलते हैं जिसको, उसकी अवशोषक की तरह कार्य करता है। ये वाला भाग पिंक कलर का आप देख रहे हो, इसमें तरल भरा हुआ होता है। ठीक है, जो कि बाहरी चोट या आघात से मस्तिष्क को बचाता है। ठीक है, तो यदि आप अपने हाथ को पीठ के बीचों बीच लेके जाएं, कमर के बीचों बीच लेके जाएं, तो आपको एक उभरा हुआ और कठोर भाग का अनुभव करेंगे। तो यही क्या है? यही कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी है, जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। ये आप देख रहे हो मेरुरज्जु है ना। तो यही, इसी से आगे जो कशेरुक दंड होता है हमारा, रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी रक्षा करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 7.1 का 4। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है? फ्रेंड्स, अब तक हम तंत्रिका ऊतक के बारे में ही पढ़ रहे थे, और ये कैसे सूचनाएं इकट्ठा करता है, इन्हें शरीर में भेजता है, सूचनाओं को कैसे प्रोसेसिंग करता है और सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है, और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को कैसे आगे भेजता है। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो जब क्रिया या गति संपन्न होनी होती है, मतलब कोई भी काम होना होता है, तो पेशी ऊतक अपना लास्ट काम पेशी ऊतक का होता है ना। तो हमारे जलने से लेकर सोचने और हाथ को वहाँ से हटाने तक की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, पर लास्ट काम किसका होता है? हमारी पेशियों का। पेशियों की मदद से ही हम हाथ को वहाँ से पीछे खींच लेते हैं। तो जंतु पेशी कैसे गति करती है? जब तंत्रिका आवेग है वो पेशी तक पहुँचता है, तो पेशी को गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है? कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल बात यह है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदल कर गति करती हैं, है ना। इसीलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि पेशी कोशिकाएं आकृति कैसे बदलती हैं। तो इसका आंसर जानने के लिए कोशिकीय अवयव के मतलब कोशिका में कुछ अवयव होते हैं, है ना, कुछ केमिकल होते हैं। तो वो क्या करते हैं? पेशी की आकार में परिवर्तन करते हैं।
ओके। तो पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो इनकी जो है आकृति और व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। तो कोशिकाओं में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के द्वारा होता है, और जब यह घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी को नई आकृति देती है। ठीक है, याद कीजिए जब हमने क्लास 9th में पेशी ऊतक के बारे में पढ़ा था और अलग अलग प्रकार की पेशियाँ जैसे कि ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी, उसके बारे में पढ़ा था। तो अब तक हमने जो चर्चा की है उसके आधार पर आपके विचार में इसमें क्या अंतर हो सकते हैं, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। तो सोचिए और अगर हो सके तो कमेंट में आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेश प्रत्युत करता है। नेक्स्ट है पेशियों द्वारा क्रिया किया जाता है ना, जो मैंने समझाया आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज वीडियो क्लोज करते हैं और इसका आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट किया कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।